नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र के बारे में फ्रेंड्स, जो कि प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स, जो कि बीटीसी 2017 में पूछा गया था फ्रेंड्स सेकेंड सेमेस्टर में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का, जो मार्च में होने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर सारे वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो आप बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में 90+ % गेन करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के मंदिर पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1021 से 1022, ऑप्शन बी 1023 से 1024 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 से 1923 में, ऑप्शन डी 1025 से 1026 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1025 से 1026 में ईस्वी में आक्रमण किया था फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उस समय भीमदेव प्रथम नामक शासक उस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। उसने सोमनाथ मंदिर से 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी और इस दौरान उसने हिंदू देवी देवताओं विशेषकर भगवान शिव की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या फ्रेंड्स, तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए जयपाल के साथ, ऑप्शन बी जयचंद के साथ, ऑप्शन सी आनंदपाल के साथ, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के साथ। किसके साथ फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के साथ। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। तराइन के मैदान में ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त 3 युद्ध कौन कौन से फ्रेंड्स? प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ फ्रेंड्स। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराकर विजयी रहा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेकेंड क्या फ्रेंड्स, द्वितीय तराइन युद्ध 1192 ईस्वी से लेकर के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के विजयी रहा। नेक्स्ट तृतीय तराइन युद्ध के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, 1215 से लेकर के 1216 ईस्वी इल्तुतमिश और कुबाचा के मध्य इल्तुतमिश ने कुबाचा को सिंधु नदी में डुबो करके मार डाला। ये तृतीय युद्ध था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कुतुबुद्दीन ऐबक 1150 से 1210 दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गोरी का गुलाम तथा उसके साम्राज्य का सुल्तान था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 4, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना? ऑप्शन ए 1206 में, ऑप्शन बी 1210 में, ऑप्शन सी 1211 में, ऑप्शन डी 1266 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1266 में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी 1266 में होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के तहत यह घोषित किया था कि सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियाबते खुदाई तथा ईश्वर की छाया जिल्ले इलाही होता है। गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी तक दिल्ली का शासक बना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए बहलोल लोदी ने,
ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी संग्राम सिंह ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी ने। किसने किया था फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए बहलोल लोदी ने स्थापना की थी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की। लोदी वंश की स्थापना दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने वाले बहलोल लोदी में 1451 ईस्वी में की थी। यह लोदी वंश 526 तक सफलतापूर्वक शासन करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 6। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए सन 1565 में, ऑप्शन बी सन 1568 में, ऑप्शन सी सन 1560 में, ऑप्शन डी सन 1590 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सन 1565 में। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ा गया था, जब तालीकोटा उत्तरी कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 7। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए 6 प्रांत में, ऑप्शन बी 15 प्रांत में, ऑप्शन सी 20 प्रांत में, ऑप्शन डी 30 प्रांत में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 6 प्रांत में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है 6 प्रांत में। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विजयनगर साम्राज्य का विभाजन प्रांत, राज्य या मंडल में किया गया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या सर्वाधिक 6 थी। प्रांतों की गवर्नर के रूप में राज परिवार के सदस्य या अनुभवी दंड नायकों की नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स। पृथ्वी का आकार है। ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी चपटा, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गोल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन में गोल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पृथ्वी का आकार गोल है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास उभार लिया हुआ प्रतीत होता है। भूमध्य रेखा पर व्यास ध्रुवों के व्यास से 47 किलोमीटर 27 मील ज़्यादा है बड़ा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या फ्रेंड्स? भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी मानसूनी हवाएं, ऑप्शन सी व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन डी पछुआ हवाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मानसूनी हवाएं। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी मानसूनी हवाएं ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है फ्रेंड्स भारत में। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि को जून से सितंबर की अवधि कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से होने वाली मौसमी हवाएं जो दक्षिण पश्चिम दिशा में अरब सागर से भारत की मुख्य भूमि की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान लागू किया गया। ऑप्शन ए सन 1946 में, ऑप्शन बी सन 1949 में, ऑप्शन सी सन 1950 में, ऑप्शन डी सन 1948 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सन 1950 में। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 11। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 321 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन सी 322 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन डी 305 ईस्वी पूर्व में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 305 ईस्वी पूर्व में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी 305 ईस्वी पूर्व में होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब सेल्यूकस साम्राज्य के सेल्यूकस निकेटर प्रथम ने
डिनियम साम्राज्य के भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने की मांग की। इस युद्ध में मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 12। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी पुष्पमित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बृहद्रथ। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी बृहद्रथ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सत धनवन का पुत्र बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसका शासन 187 ईस्वी पूर्व से 180 ईस्वी पूर्व तक था। वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके अपने की सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है। ऑप्शन ए 319 ईस्वी, ऑप्शन बी 375 ईस्वी, ऑप्शन सी 380 ईस्वी, ऑप्शन डी 335 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 319 ईस्वी। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में हुआ था। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। शक संवत तथा गुप्त वंश के मध्य 241 वर्षों का अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 14। दशावतार मंदिर है। ऑप्शन ए भूमरा में, ऑप्शन बी देवगढ़ में, ऑप्शन सी खजुराहो में, ऑप्शन डी भीतर गांव में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी देवगढ़ में। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण गुप्तों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पाल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए धर्मपाल ने, ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन ने, ऑप्शन सी गोपाल ने, ऑप्शन सी देवपाल ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गोपाल ने। किसने किया था फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी गोपाल ने किया था। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जो राज्य के पहले सम्राट भी थे। उन्होंने बंगाल से लेकर के मुंगेर तक क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था। बिहार के उदंतपुरी मठ में की स्थापना गोपाल ने की थी। धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें बंगाल का पहला सम्राट माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या फ्रेंड्स? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16। चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगर खजुराहो और महोबा है। चंदेलों का शासन बुंदेलखंड क्षेत्र पर 500 वर्षों तक रहा था, जिनका शासनकाल 9 शताब्दी से 13वीं तक रहा। भारतीय चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक को माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट का फ्रेंड्स, खजुराहो चंदेली की आध्यात्मिक राजधानी थी। सेकंड, कालिंजर चंदेली की सैन्य राजधानी थी। उसके बाद थर्ड क्या फ्रेंड्स, महोबा चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 17 है। राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। राजपूत काल के 4 प्रमुख कवि कौन है? जयदेव हैं, कल्हड़ हैं, भर्तृहरि हैं और भारवी हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या फ्रेंड्स? भोज प्रबंध किसकी रचना है? आंसर क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिए। क्या भोज प्रबंध लोक साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है। यह बल्लाल की कृति है। इसकी रचना गद्य पद्यात्मक है। यह मालवा के राजा भोज के जीवन का एक काल्पनिक वृत्तांत है। इस ग्रंथ में भोज और उसके दरबार के बारे में कोई दिलचस्प किंवदंतियाँ शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या फ्रेंड्स? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो आंसर क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिए। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किया प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की स्तुति है और इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति रचना संस्कृत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 12। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश की स्थापना की।
चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य का कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 21। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया? तो आंसर क्या आपने ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन में निम्नलिखित 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। फर्स्ट क्या है, कुवल उल इस्लाम मस्जिद नई दिल्ली। इस मस्जिद का निर्माण 1197 में राय पिथौरा किले के पास करवाया था। नेक्स्ट सेकंड क्या ऑप्शन, कुतुब मीनार नई दिल्ली। कुतुब मीनार विश्व की एक बेहतरीन स्मारक है। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में निर्माण कार्य शुरू कराया, किंतु 1638 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 22। सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? आंसर क्या आपने ध्यान देखिएगा। सल्तनत काल का सर्वोच्च पदाधिकारी सुल्तान होता था। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान था और सर्वोच्च राजनीतिक सैनिक सत्ता और कानूनी सत्ता भी उसी के में निहित थी। क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शंस, हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है फ्रेंड्स? तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी यू आकार में बदल जाती है। हिमनद स्थापित वी आकार की नदी घाटियों में विकसित होता है, जहां एक सपाट तल और खड़ी पक्षों के साथ यू आकार की घाटी बनाने के लिए बर्फ आसपास की चट्टानों को मिटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 24। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? वाष्पीकरण क्या है फ्रेंड्स? जब कोई तरल पदार्थ गैस में बदल जाए उसे वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के कारण ही तालाब का पानी वाष्प के रूप में गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 25। सूर्याभिताप किसे कहते हैं? आंसर क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्याभिताप कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी और यह सूर्य से बहुत दूर है, अतः पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य ताप की मात्रा सूर्य से विकिरित ताप की मात्रा से बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? आंसर क्या आपने ध्यान देगा। मूल अधिकार जो कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय समाज में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के संतुलित तथा शुचितापूर्व जीवन के जीने के लिए प्रदान किया गया है। मूल अधिकार व्यक्ति की समता, स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार को बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 27। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों से करते हैं? आंसर क्या आपने ध्यान देखिएगा। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुखता 3 आधारों पर किया जाता है। क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सामाजिक अर्थव्यवस्था, राज्य की सभी आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण। सेकंड, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण। थर्ड क्या फ्रेंड्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, किसी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए मूल रूप से श्रम और पूंजी की जरूरत होती है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था आधारभूत इकाई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। उत्पादन क्या है फ्रेंड्स? आंसर क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र में उत्पादन से तात्पर्य श्रम, संसाधन, तकनीकी और पूंजी के माध्यम से किसी उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा सेवाओं के निर्माण से है। जैसे स्वेटर के उत्पादन में ऊन, सूत के धागे, सिलाई बुनाई की मशीनें तथा उनमें खपत होने वाली बिजली व कारखानों में श्रमिकों का उपयोग में लाया जाता है। उत्पादन के मूलभूत 3 कारक हैं, श्रम, पूंजी और संसाधन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या फ्रेंड्स, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारत में
उपभोक्ता अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। इसे लोकप्रिय रूप में CCPA के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया। यह अधिनियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या फ्रेंड्स, भारत किस गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड्स? तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारत की मुख्य अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य फैली हुई है। भारत अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्य रोहड़ किस सन में हुआ था? तो आंसर क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक, घनानंद का सहारक तथा मौर्य वंश का संस्थापक था। बौद्ध परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय था, जबकि ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार उसका जन्म नंद दरबार की एक शूद्र कन्या से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में 322 BC ईस्वी पूर्व में मगध का सिंहासन प्राप्त किया तथा उसने पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईस्वी BC में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया तथा कंधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान व पंजाब क्षेत्र को मगध में मिला लिया फ्रेंड्स। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। वर्ष 297 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रावणबेलगोला पर्वत पर जैन परंपरा की संलेखना विधि उपवास रख करके प्राण त्यागना के द्वारा प्राण त्याग के उपरांत उसके पुत्र बिंदुसार का राज्यारोहण हुआ। यूनानियों ने बिंदुसार को अभित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला नाम से पुकारा। बिंदुसार अपने राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया, केवल उत्कल क्षेत्र का कलिंग क्षेत्र से बाहर था, जिसे उसके पुत्र अशोक ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में किन्हीं 4 का नाम लिखिए। आंसर क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के एक महान शासक थे, जो उज्जैन के क्षेत्र में अपना शासन करते थे। ये कला और साहित्य के प्रति अपनी गहरी रुचि के लिए जाने जाते थे। अपनी इसी रुचि के कारण वे अपने दरबार में अलग अलग क्षेत्र में महारत हासिल कई लोगों को रखते थे, जिनमें से प्रमुख 9 लोगों को नवरत्नों की उपाधि दी जाती है, जो दरबार को सुशोभित करते थे। पहला क्या फ्रेंड्स, वर रुचि व्याकरणविद थे। वराह मिहिर खगोल शास्त्री थे। थर्ड क्या फ्रेंड्स, खालिदास नाटककार थे। धन्वंतरी चिकित्सक, हरिश्चंद्र कवि और लेखक थे। अमर सिंह संस्कृत के कोशकार थे और शंकु वास्तुकार थे। वक कह पनक ज्योतिषाचार्य थे और वेताल भट्ट जादूगर थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 33, विकास दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों का नाम लिखिए फ्रेंड्स। आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विकास दत्त संस्कृत साहित्य सुप्रसिद्ध नाटककार थे। विशाख दत्त गुप्त काल की एक विभूति थे। विशाख दत्त द्वारा रचित विभिन्न नाटक थे। कौन कौन से थे? तो अभिसारिका, वंचितकम, सेकंड देवी चंद्रगुप्तम, थर्ड मुद्रा राक्षस और फोर्थ राघवानंद नाटक। क्वेश्चन नंबर 34 के प्रश्न करते। क्वेश्चन नंबर 34 के ऑप्शन ध्यान देखिएगा। राजपूत कालीन पूर्व भारत के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। आंसर क्या फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में 7वीं से 12वीं सदी तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है। राजपूत स्थापत्य कला
हिंदू स्थापत्य कला का ही एक अंग थी। मूलतः यह कला गुप्तकालीन नागर शैली से निकली थी, किंतु इस शैली पर बौद्ध एवं जैन शैलियों का भी प्रभाव था। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, राजपूतों द्वारा निर्मित मंदिर। पहला क्या फ्रेंड्स, कंदरिया का महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तेजपाल मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? भूकंप होता क्या फ्रेंड्स अर्थक्वेक? तो ध्यान से देखिएगा। साधारणतया भूकंप का अर्थ पृथ्वी में कंपन से है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के बहिर्जात तथा अंतर्जात बलों के कारण ऊर्जा निकलती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशा में फैल करके कंपन पैदा करती हैं। यही कंपन भूकंप कहलाता है। जिस स्थान पर सबसे पहले इन तरंगों का अनुभव होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं तथा भूकंपीय तरंगों के उत्पन्न होने के स्थान को भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर भूकंप केंद्र होता है। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहला भूगर्भिक तरंगे पी तरंगे एस तरंगे, सेकेंड धरातलीय तरंगे एल तरंगे। भूकंप के प्रकार कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विवर्तनिकी भूकंप पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने से, सेकेंड ज्वालामुखी जन्य भूकंप सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में, और थर्ड नियत भूकंप खानों में, और फोर्थ क्या विस्फोट भूकंप बड़े बड़े विस्फोटों से उत्पन्न। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। भूकंपीय घटनाओं का मापन आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। इसमें भूकंप की तीव्रता 0 से 10 के मध्य होती है। रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी होते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 36, अपशिष्ट किसे कहते हैं? अपशिष्ट वेस्टेज। अपशिष्ट तात्पर्य ऐसे पदार्थों से हैं जिन्हें उपयोग के पश्चात अनुपयोगी मान करके फेंक दिया जाता है, जिनमें एक तरफ मानवीय उपयोग में लाए गए पदार्थ जैसे कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, कांच, रबर इत्यादि, तो वही दूसरी तरफ उद्योगों जैसे फैक्ट्रियों व कारखानों से निस्तारित ठोस एवं तरल पदार्थ तरल अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट स्रोत क्या है फ्रेंड्स? सोर्स ऑफ वेस्ट। अपशिष्ट के स्रोत को आमतौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला औद्योगिक इंडस्ट्रियल कांच प्लास्टिक्स, और सेकेंड वाणिज्यिक कमर्शियल प्लास्टिक कागज, और थर्ड घरेलू डोमेस्टिक पत्तियां, सब्जियों के छिलके, मल। और नेक्स्ट कृषि क्या है फ्रेंड्स? कृषि एग्रीकल्चर मवेशियों का अपशिष्ट, खरपतवार, भूसा आदि। अपशिष्ट के प्रकार टाइप्स ऑफ वेस्टेज। सेकंड क्या फ्रेंड्स? अब बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, और सेकंड क्या फ्रेंड्स? गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के निर्माण में कितने समय लगा और यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया है? आंसर क्या फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा। संविधान से तात्पर्य किसी देश, राज्य, संगठन या संस्था को संचालित करने वाले नियमों के एक दस्तावेज से है। देश के संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्तित्व डॉक्टर सच्चिदानंद के अस्थायी अध्यक्षता में शुरू हुई, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया। इस अवधि के दौरान 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किए गए और संविधान सभा में 15 महिलाएं भी शामिल रहीं। संविधान को हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। संविधान निर्माण में क्रमिक चरण। पहला क्या था फ्रेंड्स? संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्षता थर्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य नियुक्त हुए 11 दिसंबर 1946 को फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946, और राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947। और सिक्स क्या फ्रेंड्स? देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। और 7वें नंबर पे क्या? मसौदा समिति 29 अगस्त
1947 को बनाया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, संविधान समिति और अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को फ्रेंड्स। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था फ्रेंड्स, और संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 38, मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। तो आंसर क्या फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान के आधार के रूप में जाना जाता है। इसे संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है, मौलिक अधिकार कार्यपालिका और विधायिका को निरंकुश बनाने से रोकते हैं तथा राज्य के अनुचित हस्तक्षेप को रोकते हैं। नेक्स्ट भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार क्या क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 28 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट क्या फिर ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार वाद योग्य हैं, राज्य इन युक्त प्रतिबंध लगा सकता है फ्रेंड्स। सेकंड क्या है, ये राज्य के एक पक्षीय निर्णय के प्रति उपलब्ध है। थर्ड, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाती है। फोर्थ क्या फ्रेंड्स, ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। और फिफ्थ, ये व्यक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, देश में विधि के शासन को सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या फ्रेंड्स, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में पहले बात करते हैं फ्रेंड्स। डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय उच्चतम होती है। एक विकसित अर्थव्यवस्था आम तौर पर तृतीयक एवं द्वितीयक क्षेत्र में समृद्ध होता है। अतः उच्च आय वाले देशों में कम जनसंख्या वृद्धि से सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा होने की संभावना रहती है। विकसित अर्थव्यवस्था में निवेश की उच्च दर होती है तथा उत्पादकता भी उच्च होती है। विकसित अर्थव्यवस्था में वहाँ भी न्यूनतम जनसंख्या कृषि पर आधारित होती है फ्रेंड्स, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में फ्रेंड्स। डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम होती है। एक विकासशील देश आमतौर पर कृषि प्रधान होता है। इसकी लगभग 2/3 भाग जनसंख्या कृषि से जुड़ी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर उनके विकास को धीमा कर देती है। विकासशील देशों में पूंजी की कमी और प्रति व्यक्ति आय के विभिन्न स्तर निम्न स्तर के कारण बचत और निवेश के उद्देश्यों में कमी आ जाती है। वांछित निवेश में कमी के कारण पूंजी निर्माण में वृद्धि नहीं होती है फ्रेंड्स, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ साथ इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 आधारभूत व्यवस्थाएं लिखिए फ्रेंड्स, विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विकासशील कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि रोजगार का मुख्य साधन है। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते ध्यान देखिए फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, प्रति व्यक्ति निम्न आय, और सेकंड ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और थर्ड औद्योगिक पिछड़ापन, फोर्थ जनसंख्या का भार, और फिफ्थ पूंजी का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, उच्च रोजगारी दर, उच्च बेरोजगारी दर, और 7 नंबर क्या आर्थिक विषमता, और 8 नंबर परिवहन व संचार साधनों का अभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद का संयोजन अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर आर्थिक गतिविधियों पर राज्य व पूंजीपतियों दोनों का नियंत्रण होता है फ्रेंड्स वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।